हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए गई हूँ जो लोग भी पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के एग्जाम के लिए। आज मैं पेपर फर्स्ट के लिए आप लोग जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जानते हैं कि जो भी मैथ्स पूछी जाती है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें हमारा 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है। तो आज जो मैं PYQs करा रही हूँ इसमें आपके पेडागोजी के क्वेश्चन भी हैं और आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्लास 1 है और आप लोग जानते हैं जो भी कंटेंट पूछा जाता है वो हमारा सीटेट में हमारा PYQ से ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 31 दे रखा है। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। कह रहे हैं कि जो भी पासा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप लोग लूडो वगैरह खेले होंगे, तो क्या जो पासा होता है, ठीक है, जो पासा होता है जिसे बोलते हैं डाइस बोलते हैं, तो उसमें जो होते हैं उसके पासे एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या जो होती है, विपरीत यानी कि उनके जो विपरीत, एक जैसे कि यहाँ पे एक पासा बना हुआ है, आप लोग जो देख रहे हैं ये एक पासा है, ठीक है। तो मान लो, तो कह रहे हैं इनके विपरीत फलकों की संख्या, एक ये और एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो इनके विपरीत फलकों की जो संख्या का योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पासा है जिसमें जो है सभी के जो है पासे विपरीत होंगे। तो क्या होता है, हमारा विपरीत होगा। देखिए आप लोगों को पासे के बारे में बता देते हैं कि पासा कैसे विपरीत होता है। तो क्या होता है, इसमें जो होता है पासे का, तो एक का विपरीत 6 होगा। तो एक का विपरीत जो होता है वो हमारा कितना होता है, एक का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, 6 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो 7 हो जाता है। इसी तरीके से हमारा 5 का विपरीत जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अगर इसको ऐड कर देते तो हमारा क्या हो जाता है, 7 आ जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा 4 का विपरीत जो होता है वो 3 होता है। और जब इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो हमें एक ऐसा पासा ढूंढना है जिसमें इसके विपरीत होगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हमारा जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, एक का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। 4 का विपरीत होगा 3 और 2 का विपरीत जो होगा वो हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। गणित कह रहे हैं कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो सवाल हल करने में क्या शामिल, तो सवाल हल करने में क्या शामिल होता है, क्रियाकलाप आधारित उपागम शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32 है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान यानी कि शेप और स्पेस यानी स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। बच्चों में क्या होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों में जो शेप्स हैं और स्थान है उनकी समझ, जो भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको विकसित करने के लिए कैसे हम उनको समझाएंगे। तो निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो क्रम से लगाएंगे उसे कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले जो क्रम से लगाना है तो किसे लगाना है, तो सबसे पहले जो सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो सबसे पहले ए में हम क्या लगाएंगे, सी को लगाएंगे। सी क्या है, सबसे पहले 2D आकारों को छांटना। देखिए 2D आकार होते हैं तो उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3D भी आकार है, 2D भी आकार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2D आकारों को हम क्या करेंगे, छांटेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, 2D आकारों को छांटेंगे। फिर सेकंड पे हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम करेंगे 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करेंगे। जो भी उनकी भुजाएं और उनकी शीर्ष है उनका अवलोकन करना, उनकी विशेषताओं का मिलान करना। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, 2D आकारों को छांटना। फिर हम दूसरे नंबर पे 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हैं, उनकी विशेषताओं का मिलान करना। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। फिर उनकी क्या करेंगे, जो भी उनकी भुजाएं हैं उनको क्या करेंगे, उनकी गणना करेंगे, जैसे कि इनकी भुजाएं कितनी, उनकी गणना करेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर और फोर्थ में हम क्या करेंगे, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ये हमारा 4 पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34 है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो कहना है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है क्या है, सब बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ये क्या है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या फिर घटाना। देखिए राजन के सामने ये आता है कि शब्दों में लिखी हुई समस्याएं आती तो वो समझ में नहीं आता है कि शाब्दिक समस्याएं, तो वो पूछता है मैं जमा करूं या फिर घटाना। जमा करूं यानी कि प्लस करूं या फिर उनको डिवाइड करूं, सॉरी
सॉरी उसको सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं गुणा करूँ या फिर भाग, या फिर मैं डिवाइड करूँ, या फिर उनको हम क्या करूँ मल्टीप्लाई। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न बताते हैं क्या बताते हैं, तो राजन की संक्रियाओं राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, यानी कि राजन जो है वो संख्या संक्रियाओं को, जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी ये नहीं समझ पाता कि उसे जोड़ना है या फिर घटाना, गुणा करना है या फिर अर्थात शिक्षार्थी जो है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, करें कि एक समचतुर्भुज है जिसकी विकर्णों की जो लंबाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप बताने के लिए हम क्या करेंगे, विकर्णों की लंबाई है तो हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इसके परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, भुजा। तो भुजा को निकालने के लिए उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, भुजा = 1/2 अंडर रूट d1 प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आ जाता है। ये फॉर्मूला हमारा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 क्या भुजा को हमें निकालना है, तो 1/2 और अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो d1 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे d2 जो है यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 8 का स्क्वायर हो गया, देखिए जो 8 का स्क्वायर हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2। फिर हमारा आ जाएगा d2, 8 का स्क्वायर का हमारा कितना होता है, वो हमारा 64 होता है। कितना होता है, 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। कितना होता है, 36। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझाते हैं आपको। उसका जब हमने स्क्वायर कर लिया तो हमारा जो आ जाएगा 1/, तो हमारा आ जाएगा भुजा = 1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 100। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। अब हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे कर लेंगे 100। जो 100 होता है वो हमारा क्या होता है, 100 का जो रूट है इसको निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो 100 किसका है, 10 का रूट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो निकल आया है वो क्या है, हमारा 100 का रूट वो हमारा 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2 पंजे 10। तो ये हमारा 5 निकले। तो भुजा हमारी कितनी निकल आएगी, 5 सेंटीमीटर निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, जो भुजा निकली हमारी कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर। कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, और जो परिमाप है, अब क्या निकालेंगे, हम परिमाप निकालें। तो भुजा हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप को निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, = 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा जो थी, 4 परिमाप निकालने के लिए क्या थी हमारी, तो हमारी जो भुजा कितनी थी, 5 थी। तो हमारा क्या, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो निकलेगी, इसका परिमाप जो है वो कितना निकलेगा, 20 सेंटीमीटर निकलेगा। पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो जब बात, तो बच्चे को हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्षेत्रफल, एरिया। तो इसकी अवधारणा को परिचित कराने के लिए हम चाहते हैं बच्चों को क्या करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट से परिचित इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम किसी की शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हथेली। ठीक है, देखिए ये हमारी हथेली कितनी बड़ी है। ठीक है, या फिर पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो हम इस तरीके से करा सकते हैं, किसकी, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वो कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन सा उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो पालन कौन नहीं करता है, यहाँ पे क्या है, अंकीय प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39 है। एक शिक्षक कक्षा से डैश पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है कि 1 के 8 भाग करो। ठीक है, 1/8 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 के कितने पार्ट किए गए हैं, 8 किए गए हैं। यहाँ पर भी 1 के कितने पार्ट किए गए, 4 इस तरीके के, 4 इस तरीके के पार्ट किए गए। यहाँ पर भी 8 पार्ट हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है, इसमें
काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 है, तो 7। यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40। तो क्या है, यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा। इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, तो इसको जो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 4,07,928 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 4,09,027। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। तो ऐसे पढ़ेंगे 4,07,928 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 4,07,928 पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, माप की अवधारणा, यानी कि माप जो होते हैं, मेजरमेंट जो होता है, उसकी अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। यहाँ पे इनके कार्यों को किससे लगाना है, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो क्रम से लगाएंगे वो सबसे पहले कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले सी को लगाएंगे। किससे लगाएंगे, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, फिर बी, तो शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थी क्या करते हैं, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। देखिए, बड़ी छोटी वस्तुओं को अलग अलग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके लिए शिक्षार्थी क्या करते हैं, लंबाई नापने के लिए अमानक इकाइयों का, कहीं पे किसी भी चीज़ का यानी कि स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि अमानक इकाइयाँ अपने हाथ का प्रयोग कर लिया, हाथ से नपाई कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं शिक्षार्थी, लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयाँ, अमानक इकाइयाँ वो होती हैं जिनका मतलब जैसे कि हाथ से नाप लिया, ऐसे ही पेन से नाप लिया, और जो मानक इकाइयाँ होती हैं उनको इंच टेप है या फिर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल से या फिर इंच टेप से नापेंगे। फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा, डी, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये हमारा 4th में आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42। कौन सा, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप परिभाषित किया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा रखा है 4 ऑपरेटर 3। तो यहाँ पे क्या है, 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, उन्होंने बताया 3। तो 3 आएंगी, कैसे आएंगी, 4 को मिला के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे कि लिखा है 4 ऑपरेटर यहाँ पे बोला है और 3। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4। तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 3 संख्याएं लिखनी है, 5 प्लस कितना लिखना है, 6, ठीक है। इस तरीके से एक हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है 5 ऑपरेटर 4। तो हमें कितनी बनाना है, 5 से लेना है। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 8 संख्याएं लेनी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो कह रहे हैं क्या कर, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा, तो n ऑपरेटर 8 का जो मान होगा तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए n ऑपरेटर 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे n प्लस 1 प्लस यहाँ पे लिखा है करें n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 प्लस n प्लस 5 प्लस n प्लस 6 प्लस n प्लस 7। तो इस तरीके से क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे करेंगे n ऑपरेटर 8 इज इक्वल टू 8n, कितने हो गए, यहाँ पे हमारे n काउंट कर लिए तो हमारे कितने हो गए, यहाँ से n काउंट करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 8n प्लस। और हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको नंबर्स को काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इन सभी को काउंट कर लेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे। तो n हमारा कितना है, सबको एक बार में n को काउंट कर लिया तो 8n हो गए। कितने हो गए, 8n हो गए हमारे। अब क्या है, यहाँ पे 7 और 6, तो 7 6 हमारे के 6 12 हो गए, और 12 और 1 कितने हो, 13। फिर आ जाएंगे 5 को जोड़ लेंगे, 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 फिर 23 24 28 आ जाएगा, 29 30, और यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमारे कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो हमारे n प्लस हो जाएगा 28 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा आ जाएगा n प्लस 28, क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 28 आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। कितना है, 43 है क्वेश्चन नंबर।
बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं ढुलकती या फिर फिसलती हैं, तो बच्चे के इन्वायरमेंट में जो वस्तुएं जो हैं ढुलकती या फिर ढुलक गई या फिर फिसलती हैं, तो उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और उन पर और ये समझने के लिए कैसे कुछ वस्तुएं ढुलकती हैं और कुछ फिसलती हैं तो सहायता करें। तो इस तो गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निदर्शन क्या करते हैं, सुझाव देते हैं कि निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश ज़रूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, क्या है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना, फिर क्या करना, लागू करना और उसमें क्या करना, संबंध बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 45 है। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 400 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आमों का भार है, तो आम का भार हमारा कितना हो गया, यहाँ पे आम का भार, अगर हम आम के भार की बात करते हैं तो 2 किलो, देखिए आम का भार, तो आम का भार जो हो गया वो हमारा 2600 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 2600 ग्राम हो गया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि सेबों का भार यहाँ पे बताना, तो 1 किलो 400 ग्राम, तो यहाँ पे सेबों का भार जो हो गया वो कितना हो गया, 1450 किलोग्राम। कितना हो गया, 1450 किलोग्राम हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें देखेंगे किसका आमों का भार सेबों से भार से कितना अधिक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 0 का 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा और हमारा क्या है 2600, सॉरी देखिए अभी हम यहाँ पर फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पर रॉन्ग नंबर आ गया है, देखिए फिर से करती हूँ। देखिए तो आमों का भार जो है हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे हम सेब लिख देते हैं, सबसे पहले आम लिख देते हैं, ठीक है, आम, ठीक है, पूरे में आ नहीं पाएगा। तो आम जो थे वो कितना है, उनका वेट जो है वो कितना है 2600 ग्राम। फिर आता है सेब, ठीक है, सेब का भार जो है वो कितना है, आपका जो है 1450 ग्राम। अब देखिए तो यहाँ पर इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे तो यहाँ हमारे पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, हमारा जो भार है तो कितना ज़्यादा भार होगा, तो 1 किलो ग्राम जो होता है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होता है। तो हमारा जो है 1150 ग्राम, यानी कि 1 किलो 50 ग्राम जो भार है वो कितना अधिक है। तो आमों का भार जो है वो कितना, सेब के भार से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, सेब के भार से जो आम का भार ज़्यादा कितना अधिक है, तो हमारा क्या है 1 किलो 150 ग्राम है। कितना है, 1 किलो 150 ग्राम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49 है। भिन्नों के अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो भिन्नों यानी कि फ्रैक्शन की अवधारणा से बच्चों को, फ्रैक्शन की अवधारणा से बच्चों को क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं तो इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।